ये वीडियो मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी जो सीरीज है उसका एपिसोड नंबर 22 है। इसके पिछले एपिसोड में हमने बात की कि कैसे 1941 में जर्मनी ने अटैक शुरू कर दिया था सोवियत यूनियन के ऊपर। ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च हो गया था और ये जो अटैक किया था जर्मनी ने, ये 3 डायरेक्शन से किया था। आर्मी ग्रुप नॉर्थ, आर्मी ग्रुप सेंटर, आर्मी ग्रुप साउथ, और ये 3 अलग अलग जगह से सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक कर रहे थे। जो आर्मी ग्रुप सेंटर था वो स्मोलेंस्क को कैप्चर करके अब मॉस्को की तरफ बढ़ रहा था, राजधानी की तरफ। जो आर्मी ग्रुप साउथ था वो किएव को कैप्चर कर चुका था और आर्मी ग्रुप नॉर्थ पहुंच चुका था लेनिनग्राड में। तो लेनिनग्राड में पहुंचने के बाद जर्मन फोर्सेस ने क्या किया, इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है सितंबर 1941 से। जर्मनी के आर्मी ग्रुप सेंटर की मदद से आर्मी ग्रुप नॉर्थ अब लेनिनग्राड पहुंच चुका था। लेनिनग्राड जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी सोवियत यूनियन में, क्योंकि वो समुद्र के पास थी और जर्मनी बस जानते थे कि पूरी बाहर की दुनिया से कनेक्शन बनाए रखने के लिए सोवियत यूनियन के लिए लेनिनग्राड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ब्रिटिश लोग हो गए, अमेरिकन लोग हो गए, जो अगर अपनी हेल्प भेज रहे थे, अपना सामान भेज रहे थे, रिसोर्सेज और खाने पीने का सामान जो भेज रहे थे, वो लेनिनग्राड से आने वाला था। तो अगर जर्मनी ने लेनिनग्राड को अपने कब्जे में ले लिया तो सोवियत यूनियन को बाहर से कोई मदद नहीं मिलेगी। इसीलिए हिटलर का उद्देश्य था कि लेनिनग्राड को तो कैप्चर करना ही है। बट जब वो लेनिनग्राड पे पहुंचे तो जर्मनी ने कुछ अलग किया। इसके पहले जर्मन लोगों ने जितनी भी सोवियत यूनियन की सिटीज कैप्चर की थी, चाहे वो मिन्स्क हो गया, स्मोलेंस्क या फिर किएव, ये सारी सिटीज पे पहुंचने के बाद जर्मनी की फोर्सेस उसको घेरती थी, 2 प्रोंग्ड अटैक करती थी और घेरने के बाद उस सिटी के अंदर जितने भी सोवियत यूनियन के रेड आर्मी के फौजी हैं उन सबको कैप्चर करते थे। सारी सिटीज में अभी तक उन्होंने यही किया था, बट लेनिनग्राड में आके उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके सोल्जर्स वहां पहुंच के लेनिनग्राड के बाहर रुक गए। आपको अगर याद होगा तो मैंने एक एपिसोड बनाया था, शायद एपिसोड 10 था, उसमें मैंने बात की थी विंटर वॉर की, जब 1939 में सोवियत यूनियन ने फिनलैंड के ऊपर हमला कर दिया था। तो अब फिनलैंड की मदद की थी जर्मनी ने और उन्होंने कन्विंस कर लिया उन लोगों को सोवियत यूनियन पे वापस हमला करने के लिए और जो उनको हराया गया था विंटर वॉर में उसका बदला लेने के लिए। तो जब लेनिनग्राड पहुंचे तो उसी समय फिनलैंड के फौजी भी ऊपर से आ रहे थे और सोवियत यूनियन की तरफ, और वहां से नॉर्दर्न डायरेक्शन से उनको पूरी तरह ब्लॉक करने के लिए फिनलैंड के फौजी आ गए। और 15 सितंबर 1941 तक फिनलैंड के फौजी उन जगहों को उन्होंने वापस कैप्चर कर लिया जो उनसे छीन ली गई थी विंटर वॉर के दौरान। तो अब वो वहां पे आके रुक गए, फिर उसके आगे नहीं गए वो लोग सोवियत यूनियन में। तो अब इस तरह लेनिनग्राड का घेराव पूरी तरह कंप्लीट हो गया, उनको घेर लिया गया था। रेड आर्मी के सोल्जर्स को, उनके कमांडर्स को और यहां तक कि सोवियत सिविलियन पॉपुलेशन को भी लग रहा था कि अब जब लेनिनग्राड पे लोग पहुंच चुके हैं तो अब ये हमला बोल देंगे। इसीलिए लेनिनग्राड की सिविलियन पॉपुलेशन ने बहुत सारी डिफेंसिव ऐसे ना जगहें खोद ली थी, बंकर बना लिया था, ताकि अगर उनके ऊपर अटैक किया जाता है तो ये अच्छे से अपने आप को डिफेंड कर पाए। परंतु हिटलर ने कहा कि हम इन पे अटैक नहीं करेंगे, हम इनको बिसीज करेंगे, यानी एक घेराव करके इनका हम बैठ जाएंगे और इनको अंदर ही रहने देंगे, हम इन पे अंदर जाके हम सिटी को स्टॉर्म नहीं करेंगे। बहुत पहले, सैकड़ों सालों पहले, जब भी ऐसी लड़ाइयां होती थी बड़ी आर्मीज के बीच में, तो कई बार एक इन्वेडिंग राजा जो किसी दूसरे पे हमला कर रहा है, वो जाएगा, वो या तो एक किले के आसपास या फिर एक बड़े शहर के आसपास ऐसे घेराव करके वो लोग बैठते थे। इसको सीज कहते हैं। सीज करने का पर्पस ये होता है, जिसने अटैक किया है उसका फायदा ये है कि वो अपने सोल्जर्स को यूज नहीं कर रहा है अटैक करने के लिए, इसलिए उसके सोल्जर्स की जान नहीं जा रही है और उसको रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। परंतु नुकसान ये होता है सीज करने का कि जब आप सीज करते हो किसी दूसरी जगह पर जाके, तो ऑब्वियसली आप कहीं बाहर से आए हो, तो अगर आप उनको घेर के बैठे हो तो आपको जरूरी है कि आपको लगातार सप्लाई मिलती रहे, आपकी जो पीछे आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी आप लेके आए हो, उनको खाना पीना सब कुछ मिलता रहे। ये चैलेंज होता है। और सामने वाला जिसके अगेंस्ट सीज पड़ा है, मतलब अगर आपके पास एक किला है और आपके आसपास आपका दुश्मन आपको घेर के बैठ चुका है, तो आपके लिए चैलेंज क्या है कि आपके आसपास अब दुश्मन है तो आप अपने किले से बाहर नहीं निकल सकते, आपको किसी भी बाहर से आप मदद ले नहीं सकते और अंदर ही रहना है आपको। और जितना भी रिसोर्सेज है, खाने पीने का सामान, जितने समय तक चला सकते हो उतने समय तक आपको चलाना है। तो लेनिनग्राड की सीज 8 सितंबर साल 1941 में ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। हिटलर का यह मानना था कि लेनिनग्राड ही वो जगह थी जहां से पूरे यूरोप में इतना सारा विष फैल रहा था। तो वो ये कह रहा था कि क्योंकि अब जर्मन फौजी लेनिनग्राड को पूरी तरह घेर के आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, तो हमको सिटी के अंदर अटैक करने की जरूरत ही नहीं है। वो ये कह रहा था कि हम पूरी तरह इनको घेरने के बाद इनकी जितनी भी सप्लाईज हैं, हमको पानी जो मिल रहा है, जो उनको खाना मिल रहा है, सबको हम पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि जो अंदर जनता बैठी है वो ऐसे ही सप्लाईज ना होने की वजह से, नॉर्मल खाना ना होने की वजह से जनता ऐसी वहां पे मर जाएगी।
ये उसका कहना था हिटलर का। अगर सोवियत यूनियन की बात की जाए तो उन्होंने लेनिनग्राड को डिफेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी जनरल क्लीमेंट वेलेशिलोव को। यह बंदा स्टालिन के प्रति बहुत वफादार था, परंतु इसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी की नॉलेज बहुत ही लिमिटेड थी। जब ये बात मॉस्को तक पहुंची कि लेनिनग्राड में इस तरह से घिराव हो चुका है, तो मॉस्को से एक फूड कॉन्वॉय आया था ताकि लोगों को वहां पे खाना मिल सके। पर ये जो बंदा है जनरल, उसने बोला कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, हम इतने कमजोर नहीं है, और अगर हमने खाना एक्सेप्ट कर लिया मॉस्को से, इसका मतलब ये दिखा रहे हैं कि हम कमजोर हैं। तो उसने इस फूड कॉन्वॉय को रिजेक्ट कर दिया, और इसकी वजह से और बहुत लोगों की जानें इसलिए चली गई थी क्योंकि उस बंदे ने इस फूड कॉन्वॉय के लिए मना कर दिया था। उसके बाद वेरोशिलोव ने जो उसके जो जर्मन लोगों ने इसको घेर के रखा था, उसको तोड़ने के लिए, घिराव को तोड़ने के लिए उसने रेड आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स को बोला काउंटर अटैक करने के लिए, और बार बार वहां पे रेड आर्मी के सोल्जर्स का स्लॉटर हो रहा था, भारी मात्रा में सोल्जर्स मारे जा रहे थे। जब 8 सितंबर 1941 के बाद ऑफिशियल हो गए कि यहां पे ये सीज शुरू हो चुकी है, तो उसके अगले ही दिन स्टालिन ने वन ऑफ हिज फेवरेट कमांडर्स जनरल जुकोव को बोला कि जाके तू वहां पे जा और उसको रिलीव कर, और स्टालिनग्राड के डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तेरी है। जब जुकोव ने आके लेनिनग्राड का डिफेंस का जिम्मेदारी अपने हाथ में लिया, तो फिर उसने कुछ चेंजेस किए। पहले उसने क्या किया कि जो पुराना जनरल था वेरोशिलोव, उसने कहा था कि बाल्टिक सी में उनकी जितनी भी फ्लीट है, जितनी भी उनकी शिप्स हैं, उनको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और उनको स्कटल कर दिया जाए ताकि वहीं पे वो डूब जाए। परंतु जुकोव ने बोला कि हम इन शिप्स को डुबाएंगे नहीं, और उन शिप्स पे जो गन्स लगी हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे सिटी के डिफेंस के लिए। और एक्चुअली उन शिप्स पे जो गन्स लगी थी उनका एक्चुअली आगे बहुत इस्तेमाल हुआ। उसके बाद इस बंदे ने भी, जुकोव ने भी कुछ काउंटर अटैक करने की कोशिश की, ये जो सीज पड़ी थी इसको तोड़ने की कोशिश की, पर यह भी असफल हुआ, और इसमें भी बहुत सारे रेड आर्मी के सोल्जर्स की जान गई थी। कुछ हफ्ते बीत गए, बट फिर भी अभी भी सोवियत यूनियन के लोगों को यह बात कंफर्म पता नहीं थी कि ये जो जर्मन लोगों ने घेराव किया हुआ है, इनका कोई इरादा ही नहीं है अटैक करने का, वो बस घेराव करके बैठे रहेंगे। उनको लग रहा था कि अभी अटैक आएगा, अभी अटैक आएगा, बट वो अटैक आने ही नहीं वाला था। जर्मन्स और हिटलर कन्विंस थे कि हमको अपने सोल्जर्स को यहां पे नहीं भेजना है, बस यहां पे घेराव करके रखना है ताकि इसमें से कोई जनता बाहर ना निकल पाए और इनको मदद ना मिल पाए बाहर से, और ये ऐसे ही बिना रिसोर्सेज के, ऐसे ही बिना खाने के ये लोग मर जाएंगे और अपने आप हम सिटी को कैप्चर कर लेंगे। तो इसीलिए जर्मन फौजियों ने लेनिनग्राड के आसपास एक लंबा सा घेराव बनाया, और वहां पे गड्ढे खोद के वो लोग अपनी डिफेंसिव पोजीशन बना के बैठ गए, मशीन गन्स फिक्स कर दी और अपनी आर्टिलरी गन्स लगा के अब वो बस बैठ गए और विंटर का इंतजार करने लगे। और उनका ये रोज का प्रोग्राम हो गया कि हर दिन वो लोग शेलिंग करते थे। जर्मनी आर्टिलरी के लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि जब जब उनको पता है कि दिन के टाइम यहाँ पे लेनिनग्राड के लोग, जनता बाहर निकलती है, उस टाइम पे नियम से वो लोग आर्टिलरी फायर करते थे। ये कुछ स्पेसिफिक टाइम थे, सुबह से 8 से 9, और फिर 12 से 1, 5 से 6 और रात का 8 से 9। इस टाइम पे ये लोग डेफिनेटली फायर करते थे, और इस फायरिंग में बहुत लोगों की जान जा रही थी शुरू में, और बाद में धीरे धीरे हफ्ते जब गुजरते गए तो लोगों को ऐसी आदत पड़ने लग गई, ये टाइमिंग पता चल गई कि हाँ इतने बज गए, इसका मतलब फायरिंग होगी, और अगर फायरिंग हो रही है तो हम मतलब इतना बज रहा है, तो लोग उसको टाइम की तरह इस्तेमाल करने लगे। सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना आया, फिर नवंबर का महीना आया, और ये हालत धीरे धीरे लोगों की खराब हो रही थी क्योंकि वहां पे खाना खत्म हो रहा था। तो लोग कुछ तरीके निकाल के खाने की कोशिश कर रहे थे। तो पहले लोगों ने ग्रास यानी घास को उबाल के खाना शुरू किया, उसके बाद लोगों ने घास का केक बनाना शुरू किया, घास का ब्रेड, घास का सूप, अलग अलग चीज, लोग विचित्र चीजों से लोग खाना बना के अपना पेट भरने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद लोगों ने घर का जो वॉलपेपर होता है उसको बॉईल करके, उसका जो पेस्ट होता है उसको कुक करके खाना शुरू किया, और जो भी उनको चीज ऐसी मिल रही थी जो आप सोचोगे भी नहीं कि इसको खाना बना सकते हैं, वो सारी चीजें वो लोग खा रहे थे। ऑब्वियसली जितने भी उस शहर में जितने भी कौवे या फिर पंछी हैं या इवन चूहे, जो भी जीव जंतु थे, लोगों के पेट्स, उन सबको मार के वो लोग खा रहे थे। दिसंबर के महीने तक आते आते ये हालत हो गई थी कि जब -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था लेनिनग्राड में, तो दिनों के दिन हजारों लोग भूख से मर रहे थे। एक दिन में इतने लोग मर जा रहे थे। जर्मनी के जो एक्सपर्ट्स थे उनका यह मानना था कि लेनिनग्राड में जितनी जनता बैठी है, अगर हर इंसान को प्रतिदिन 250 ग्राम ब्रेड मिलेगा तो बहुत जल्दी मर जाएंगे। बट दिसंबर तक आते आते ये हालत हो गई थी कि 120 ग्राम ब्रेड भी वहां पे लोगों को नसीब नहीं हो रहा था, और इसीलिए लोग हजारों की तादाद में डेली मर रहे थे। जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट बनाई कि लेनिनग्राड में सिर्फ 3 महीने में यानी 90 डेज में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा। जब स्टालिन को ये बात क्लियरली पता चल गई कि भाई जर्मनी का कोई इरादा ही नहीं है लेनिनग्राड पे हमला करने का, तो उसने अपने कमांडर जुकोव को
वापस बुला लिया। और एक बार फिर से लेनिनग्राड की हालत बहुत ही बुरी हालत में जा रही थी। यह सब सुनने से लगता है कि लेनिनग्राड में हर इंसान जो था, सबको खाने की दिक्कत हो रही थी, परंतु ऐसा नहीं था। लेनिनग्राड में जो सोवियत यूनियन के पार्टी ऑफिशियल्स थे और सीनियर लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, उन सब लोगों को खाना मिल रहा था। और खाना क्या, उनको बहुत अच्छा खाना मिल रहा था और बहुत अच्छी मात्रा में मिल रहा था, यहां तक कि उनका खाना वेस्ट होता था। उसके अलावा उन लोगों के पास एक थिएटर था जहां पे एकदम एयर कंडीशन थिएटर, जहां पे वो पिक्चर देख पाते थे। तो एक अच्छी हालत में रह रहे थे वहां पे सीनियर ऑफिशियल्स। और इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन में ये बार बार देखा गया कि हालांकि जो जनरल लोग थे, जो जनता थी, उनकी चाहे कितनी बुरी हालत हो, बट पार्टी ऑफिशियल्स काफी आराम से रह रहे थे। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के अंदर जो करप्शन, जो उसका जो मुद्दा था, वो बहुत बहुत बड़ा हो गया था। क्योंकि बार बार जो सीनियर लोग थे वो आराम से जिंदगी जी रहे थे, और जो नॉर्मल जनता थी उन लोगों की सबसे ज्यादा हालत खराब हो रही थी। 1941 का साल खत्म हुआ, जनवरी आया, फरवरी तक आते आते 1942 में इतनी बुरी हालत हो गई थी लोगों की भूख से कि एक एक दिन में स्टालिनग्राड में 20,000 लोग मर रहे थे। ये नंबर बहुत बड़ा है जब आप सोचते हैं कि ये लोग सिर्फ इसलिए मर रहे थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जब कभी भी हम सुनते हैं कि कोई इंसान भूख से मर गया तो हमको बहुत दया आती है, बट जब आप देख रहे हैं कि एक पूरे शहर में हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं, वो सिचुएशन सोच के भी दिल दहल जाता है। जबकि लेनिनग्राड की हालत इतनी बुरी हो गई थी, फिर भी स्टालिन ने ये बात डिसाइड करके रखी थी कि कुछ भी हो जाए, हम लेनिनग्राड से लोगों को इवैक्यूएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इज्जत का सवाल था। और इसी वजह से लाखों लोगों की जानें चली गई वहां पे। हिटलर भी दूसरी तरफ पूरी तरह अचंभित हो रहा था कि कैसे इतना स्ट्रिक्ट हो सकता है कोई लीडर, कि इतने लोग वहां मर रहे हैं बट कोई भी चेंज किया ही नहीं जा रहा है। हालांकि सोवियत यूनियन के मॉस्को से बहुत सारी कोशिश की गई थी मदद करने की, सामान भेजने की, बट ऑब्वियसली जर्मन लोगों ने इतना अच्छा घेराव किया था कि वो उसके थ्रू कोई भी हेल्प, कोई भी फूड, कोई भी कॉन्वॉय पहुंचा ही नहीं पा रहे थे लेनिनग्राड के अंदर। और इसी वजह से लोगों जो अंदर जो फंसे थे उनके पास कोई रास्ता नहीं था बचने का। सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट थी, उन लोगों का ये ऑफिशियल पॉलिसी थी उस समय कि ज्यादा से ज्यादा खाना मिलेगा फौजियों को, उसके सेकंड नंबर में खाना मिलेगा जो ऑफिशियल काम करते हैं, मतलब जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं वॉर एफर्ट के लिए, और जो तीसरे नंबर पे लोग हैं जिनको यूजलेस माउथ कहते थे, मतलब ऐसे लोग जो कोई भी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, या कोई बीमार है, कोई अपाहिज लोग हैं, या फिर बूढ़े लोग हैं, उनको यूजलेस माउथ कहते थे। यहां तक कि पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसी जगहें जहां पे सोवियत यूनियन का ही कंट्रोल था, उनकी अपनी कंट्री में 20 लाख से ज्यादा सोवियत लोग मारे गए थे, जहां पे उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, क्योंकि खाना मिलता नहीं था। तो ये हालत थी, इसीलिए जर्मनी के लोग हैरान हो रहे थे कि कैसे हम इनको हराएं, क्योंकि इनकी अपनी गवर्नमेंट ही इतनी स्ट्रिक्ट है इतने लोगों के प्रति। 1941 और 42 में पूरे ऑपरेशन बारबरोसा के दौरान सोवियत यूनियन ने यह बात दिखा दी कि वो अपने रिजॉल्व से, अपनी दृढ़ता से दुश्मन का सामना कर सकते हैं। हालांकि इतने सारे लोगों की जान जा रही थी, फिर भी सोवियत यूनियन बिल्कुल भी बकल नहीं कर रहा था, मतलब गिव अप नहीं कर रहा था। और ये ज्यादा इंप्रेसिव इसलिए भी लग रहा था क्योंकि 1940 में जो फ्रांस का इन्वेजन हुआ था, उसमें सिर्फ 6 हफ्ते में फ्रांस अपनी कैपिटल से हाथ धो बैठा था। और ये लोग साल से ऊपर जा रहा था, फिर भी इतने लोग मर रहे थे, फिर भी ये लोग गिव अप नहीं कर रहे थे। तो ये दिखाई पड़ रहा था कि सोवियत यूनियन ने कितना बड़ा बलिदान दिया इस पूरी लड़ाई में, स्पेशली जर्मनी को रोकने के लिए। ऑपरेशन बारबरोसा के स्टार्टिंग में रेड आर्मी के पास ना अच्छे वेपन्स थे, ना इक्विपमेंट था, ना रिसोर्सेस थे, ना अच्छे कमांडर्स थे। फिर भी सिर्फ और सिर्फ सोवियत यूनियन के लोगों के रिजॉल्व की वजह से, यानी उनकी दृढ़ता, उनकी हट की वजह से उन्होंने जर्मनी के वेयरमार्क को रोक के रखा था। उनकी आर्म फोर्सेस जीत नहीं पा रही थी सोवियत यूनियन से, क्योंकि उन लोगों ने हट की हुई थी कि हम हारेंगे नहीं। इस पूरी बात के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ सोवियत यूनियन ही ऐसी कंट्री थी जो जर्मनी की ताकत के सामने रुक सकती थी, क्योंकि सोवियत यूनियन के पास एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग थे, और इसके अलावा वहां पे लोगों ने बहुत हार्डशिप देखी थी, बहुत मुश्किलें देखी थी। उसके पहले वाले सालों में उन्होंने बहुत कठिनाइयों भरा जीवन देखा था। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ वो ही ऐसी कंट्री थी जो जर्मनी को रोक पाती, और जो बाकी वेस्टर्न एलाइज थे, ब्रिटिश लोग, फ्रेंच लोग, यहां तक कि यूएस के लोग भी, वो डेमोक्रेसी में रहे थे, एक खुले वातावरण में वो लोग रहे थे। तो उनको इतनी पनिशमेंट की, इतने स्ट्रिक्ट जीवन की आदत नहीं थी, और शायद इसीलिए अगर जर्मनी डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक करती तो वो रोक नहीं पाते। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखिए, जब जर्मनी ने 1940 में फ्रांस पर हमला किया था, तो 6 हफ्ते में वो अपनी राजधानी हार गए थे,
और उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने वॉर के पहले उतनी मुश्किल कंडीशंस नहीं देखी थी जितनी सोवियत यूनियन के लोगों ने देखी थी। अगर स्टालिन और हिटलर की बात की जाए तो ये दोनों बहुत अलग नहीं थे, क्योंकि ऑपरेशन बारबरोसा के पहले ये दोनों एलाइज थे और दोनों ने पोलैंड पे हमला किया था और पोलैंड के लोगों उस कंट्री को दो हिस्सों में बांटा था। और जब जर्मनी बाकी कंट्रीज के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, नॉर्वे के ऊपर हमला कर रही थी और नीचे बाल्कन में जब हमला कर रही थी, तब भी सोवियत यूनियन से उनको हेल्प मिल रही थी। और यह भी बात है कि स्टालिन ने भी सोचा था कि अब जब लड़ाई अगर आगे बढ़े तो स्टालिन के मन में कहीं ना कहीं ये प्लान था कि वो भी जर्मनी पे हमला करेगा। तो ये दोनों लीडर्स बहुत डिफरेंट नहीं थे अंदर से, परंतु यहां पे जब एक दूसरे से लोग टकरा गए तो स्टालिन क्योंकि जर्मनी के सामने खड़ा था, इसलिए सोवियत यूनियन की रेपुटेशन बन गई कि इन्होंने बहुत बलिदान दिया है पूरी दुनिया को बचाने के लिए। और स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा ब्लडशेड और सबसे ज्यादा लोगों ने जो जान गंवाई वो सोवियत यूनियन में गंवाई थी। इसलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है, पूरा ईस्टर्न फ्रंट का जो कंट्रीब्यूशन है, वो अनमैच्ड है। ये तो बात पूरी हो गई सीज ऑफ लेनिनग्राड की। अब जो आर्मी ग्रुप सेंटर था जर्मनी का, जो मॉस्को पर अटैक करने के लिए जा रहा था, उसके साथ क्या हुआ आगे, इसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। अगर आपको इस पूरे ऑपरेशन के बारे में, ये जो जर्मनी ने अटैक किया था सोवियत यूनियन के ऊपर, और डिटेल में जानना है अगर, तो एक बुक में रिकमेंड करूंगा आपको, बारबरोसा द ब्लडीएस्ट बैटल इन हिस्ट्री। इस बुक को लिखा है स्टीवर्ट बिन्स ने। इसमें आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कैसे 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 1941 के बाद 1942 तक कैसे सोवियत यूनियन ने पहले इतना पनिशमेंट लिया जर्मनी से और उसके बाद जर्मनी को रोका। ये सारी चीजें आपको इस बहुत डिटेल में इस बुक में मिल जाएंगी और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस एपिसोड का जो अगला एपिसोड है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।